बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं और 13 रुपये 14 रुपये पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर कीमत बढ़ा दी हुकूमत ने। इससे पहले लगातार आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही थी, बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। जो जंग से पहले वाली सूरत हाल है उससे भी नीचे चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। और वो ना देने के पीछे ये है कि क्योंकि कर्ज़ा लेते जा रहे हैं, मुल्क फिर भी इनसे नहीं चल रहा और टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। तो फिर अब एक ही रास्ता बचता है कि बिजली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएं, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर। तो इन चीज़ों पे कौम का खून निचोड़ा जाए और वही किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर कीमत बढ़ा दी गई है। आलमी मंडी में ज़रा सी कीमत बढ़ जाए ना, तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते हैं 15 से 20 मिनट में। लेकिन आलमी मंडी में कीमत बहुत गिर भी जाए तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते पहुँचते कई महीने लग जाते हैं। और वजह सिर्फ यही है कि अवाम की जेबें काटनी है। एक दफ़ा फिर इन्होंने अवाम की जेबें काटी हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब यही शहबाज शरीफ सुबह शाम पेट्रोल सस्ते करने के मुतालबात करते थे और वो ये कहते थे कि अगर और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब 150 रुपये लीटर बेच रहे थे जब आलमी मंडी में $100 फ़ी बैरल से ज़्यादा था। और इस वक्त तो बहुत सस्ता है आलमी मंडी में पेट्रोल उस दौर की निस्बत। लेकिन आज ये 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 100 रुपये का भी नहीं बेच रहे, बल्कि ये 325 रुपये का पेट्रोल बेचते हैं। ये तो 450 तक, 500 रुपये के आसपास तक ले गए थे। वो तो इन्हें थोड़ा सा एहसास हो गया या थोड़ा सा इनको तरस आ गया कौम के ऊपर, वरना ये 500 रुपये का भी लीटर बेचे तो कौम ने क्या कर लेना है। पाकिस्तानी इन मामलात पे नहीं खड़े होते। फ़र्ज़ करें इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ की आवाम को, हुक्मरानों को अकाउंटेबल करने की आदत है, वहाँ पे आप इस किस्म की अगर इनसेन कीमतें बढ़ाएं तो वो लोग अपनी हुकूमत के साथ क्या करेंगे आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। नादरीन, ब्लू पासपोर्ट वाला एक मामला पाकिस्तान में चल रहा था। उस पर एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि ब्लू पासपोर्ट का मामला छिड़ गया है कि रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ये पाकिस्तान में ना अलग अलग कैटेगरीज के पासपोर्ट हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है जो हम सबके पास होता है और ये हर आम पाकिस्तानी के पास होता है। इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को ब्लू पासपोर्ट्स दिए जाते हैं, उनकी फैमिलियों को भी। फिर एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वो भी जारी किया जाता है। फिर एक रेड पासपोर्ट भी होता है जो और ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं और 1,300 रेड पासपोर्ट हैं। 57,000 ब्लू पासपोर्ट का क्या मतलब है? ये शफी जान ने ये डाटा पेश किया। यानी अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखें या सियासतदानों को आप देखें तो वो तो 1,000 बनते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1,000। 1,000 लोगों के पास 1,000 पासपोर्ट ही हो सकता है। चलें 1,000 उनके घर वाले आप मिला लें तो 2,000 पासपोर्ट हो जाएंगे। चलो थोड़े और डाल रहे हो, 3,000 हो जाएंगे। लेकिन ये 57,000 पासपोर्ट, ये 50,000 से जायद पासपोर्ट किन लोगों को दिए गए हैं, इसके ऊपर एक डाटा ज़रूर जारी करना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे हीरे हैं, कौन से ऐसे नौरतन टाइप के लोग हैं जिन्हें ये 57,000 ब्लू पासपोर्ट दिए गए। और इसके अलावा 1,300 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेड पासपोर्ट दिए गए। ज़रा उनके भी नाम सामने आने चाहिए शुरफा के। या सारा कीचड़ हमेशा सियासतदानों पे ही उछालना है, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है या जरदारी है या कोई और सियासतदान है। सियासतदान को गंदा करना बहुत आसान होता है। कभी कोई पूछे ना कि जर्नैलों के पास कौन से पासपोर्ट हैं, कभी कोई पूछे कि बाकियों के पास कौन से पासपोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी के पास कौन से पासपोर्ट हैं, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है या एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से पासपोर्ट इस्तेमाल करती है। ये 1,300 रेड पासपोर्ट किसके पास है और 57,000 ब्लू पासपोर्ट किसके पास है, यार ज़रा ये रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करने की बजाय जो कानून के मुताबिक एक तरीकाकार है उसमें ये पूछ ले, कौमी असम्बली में जाकर सवाल उठा दे, या जब इनके पास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक हैसियत थी उस वक्त ये कर सकते थे। लेकिन अभी भी इन्हें करना चाहिए, ये पता ज़रूर करना चाहिए और कानून के अंदर गुंजाइश है कि ये मालूमात निकालें कि जनाब ये हमें फहरिस्त फराहम की जाए कि ब्लू और रेड पासपोर्ट किन किन लोगों को दिए गए हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट कितने लोगों के पास मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, और इजाफी ऑफिशियल पासपोर्ट और रेड और ब्लू पासपोर्ट किन किन लोगों को मिले। ये सारी लिस्टें आनी चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन एक कहानी पर। यह कहानी पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर सुनाई जा रही कि जनाब सियासतदान नाकाम हो गए, मौजूदा हुकूमत बहुत नालायक है, एस्टेब्लिशमेंट इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती,
इनकी नालायकी के ऊपर मजीद पर्दा एस्टेब्लिशमेंट नहीं डाल सकती, वो इनको अपने कंधे पर उठाकर नहीं फिर सकती। ये कहानी मार्केट में लॉन्च हो रही है, बार बार हो रही, और तासुर ऐसा दिया जा रहा है, सोहेल वड़ाई साहब हों या बाकी लोग हों, वो अब ये लिखना शुरू हो गए हैं कि ये हुकूमत घर जाने वाली है, और वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इनकी नालायकी से तंग आ गई है। देखिए, कोई भी हुकूमत नालायक नहीं होती, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। नालायक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान में आई किसकी है? ये बेइख्तियार लोग बेचारे, इनसे आप क्या पूछेंगे? शहबाज शरीफ से, राणा सनाउल्लाह से, ये जरदारी से, बिलावल से आप क्या सवाल करेंगे? उनके पास, बेचारों के पास टके का इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो सेक्टर कमांडर्स के पास है या जर्नैलों के पास है। तो जिनके पास इख्तियार है वो जवाब देना। हर थोड़े अरसे के बाद एक हुकूमत को तब्दील कर देते हैं कि जनाब ये हुकूमत पसंद नहीं आई, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। कौम ने आपका बोझ उठाया हुआ है, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इतनी मरतबा हुकूमतें तब्दील की हैं, कुछ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हुआ। एक मरतबा पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को तब्दील करें और इसमें से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निकाल कर बाहर खड़ा कर दें और उन्हें कहें जी आप अपने आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद हो जाएं। आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को उनके आईनी किरदार के अंदर ले जाएं, तो आप यकीन करें 10 से 20 साल में पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा दिया गया है, अभी तो ट्रैक पे चढ़ने में हमें 10-15 साल, 20 साल लग जाएंगे। तो पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने दें और सियासतदानों को सियासी फैसले करने दें। अब ये भी आपको जो कहानी सुनाई जा रही है ना कि 2.5 साल गुजर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट बोझ नहीं उठा सकती, कहानी है। इन्होंने अगले 2.5 साल भी ये कहानियां सुनाते सुनाते आपको गुजार देने और दोबारा इलेक्शन करवा कर एक मरतबा फिर कठपुतलियां लाकर आपके ऊपर मुसल्लत कर देनी है। देखें ना, अगर इनकी नीयत ठीक होती या इन्हें लगता कि ये बोझ मजीद नहीं उठा सकते, तो जो गिलगित बल्तिस्तान में गंद मारा वो ये मारते, या जो गंद अब ये कश्मीर में मारने जा रहे हैं वो गंद ये मारते। अगर इनको जरा सा भी एहसास होता। एहसास की बात नहीं है, ये जब भी पाकिस्तान ने ठीक होना है, पाकिस्तान ने तभी ठीक होना है जब तमाम इदारे अपने अपने हुदूद के अंदर जाएंगे और जाकर काम करेंगे। अभी बहुत सारे टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दीगर लोग इकट्ठे करके बलूचिस्तान ले गए कि जी बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, कमाल लोग हैं, ज़बरदस्त हो गया, फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहाँ पे जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है। सड़कों पे नाके लगाए हुए हैं मुसल्लह अफराद ने, पहाड़ों के ऊपर लाशें फेंक के चले जाते हैं, वो उठाने वाला भी कोई नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रक लेके जाते हैं, मजदूर लेकर जाते हैं, अपनी लाशें उठाकर लोग खुद लेकर आते हैं। लोगों की लाशें तक वापस लाकर नहीं देती सरकार। लापता अफराद का एक अलग दुख है वहाँ पे बलूचिस्तान में। बेशुमार ख़वातीन और हज़रात जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जेलों में पड़े हुए वो सड़ रहे हैं और उनके वसाइल पर कब्जा करके उन्हें पसमानदा बना दिया गया। आप ये देखें ना नाज़रीन, इस मुल्क में जो लोग आइन तोड़ते हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलते हैं, और जो लोग आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं वो जेलों के अंदर सड़ते हैं। और यही हमारी किस्मत आज तक रही है और इसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये जो अकबर शेरानी की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, एक शहीद की, उसकी जेब से ना एक रुक्का भी मिला और वो उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने पब्लिक कर दिया। इस रुक्के को अगर आप देखें ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने किसका कितना उधार देना है, और ये उसने उस वक्त लिखा जब उसे पता चल गया कि अब गोलियां ख़त्म हो गई और मैं मारा जाऊंगा। तो उसने फटाफट एक कागज़ के ऊपर लिखा कि मैंने फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं, फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं, फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं। वो रुक्का उसने जेब में रखा और फिर वो शहीद हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिसकी लाश को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस नहीं दी, और इसके खून का कर्जा कौन उतारेगा? ये खून आलूद कागज़ है। यानी इस कागज़ के ऊपर दो तरह के कर्जे हैं। एक कर्जा पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान के इदारों पे चढ़ गया कि एक पुलिस वाले का खून बह गया, वो भी इसलिए कि उसके पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, दहशतगर्दों के पास ख़त्म नहीं हुई। और दूसरा कर्जा वो है जो उसने अपने रोज़मर्रा मामलात में लिया। तो एक के बाद एक दुख की कहानी, एक दास्तान है। मैं लोगों की बातें सुन रहा था, दिल दहला देने वाली बातें। वो इतने परेशान हैं और वहाँ पे पुलिस वाले काम करने से इनकार करते हैं। क्यों जनाब? हम कैसे काम करें? हमारे पास तो हथियार नहीं है, हमारी तो पीछे से मदद ही नहीं आती। अगर हम 200 लोगों से भी लड़ पड़े तो सरकार हार मान लेती है, पीछे कोई हथियार लेकर नहीं आता। पूरे पूरे शहरों पे आकर दहशतगर्द कब्जा कर लेते हैं और ये लोग कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमायत कर दी है उस धरने की जो इस वक्त बलूचिस्तान में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर रावलाकोट की तरह बलूचिस्तान के अवाम को भी इन नाजायज़ हुक्मरानों और इनकी पॉलिसियों के खिलाफ सड़क पर निकलना पड़ेगा। कोयटा में जारी शोहदा के धरनों में तमाम सियासी जमातों के कारकुनों और अवाम से लाखों की तादाद में शिरकत की अपील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाऊद शाह काकड़ ने भी यहाँ पे अपील कर दी है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है नाज़रीन। वो एलामिया पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और ये पाकिस्तान के अब मसाइल का हल इसी तरह है जो अपोजिशन बात कर रही है। हुकूमत को तो बात समझ ही नहीं आ रही, ना वो समझना चाहते हैं। नंबर एक, उन्होंने जो चीज़ें कही उनमें पहली चीज़ तो ये है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल, पुलिस एहलकारों के कत्ल और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे। हमारा मौक़िफ़ है कि एक गैर मुंतखब हुकूमत अवाम के सियासी, इंतज़ामी और सिक्योरिटी मसाइल के हल की इखलाकी और अवामी हैसियत नहीं रखती और बलूचिस्तान के तमाम लापता अफराद को फिलफौर अदालतों के सामने पेश किया जाए, जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद किया जाए और डेथ स्क्वाड का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके बाद दूसरा उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, हसान न्याजी, ईमान मजारी, अली वजीर समेत तमाम कैदियों, कारकुनान और ज़मीर के असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फिर एक और मुतालबा उन्होंने किया कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार नहीं है, लिहाजा तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करते हुए इंतखाबात को इल्तवा किया जाए ताकि अवाम के हकीकी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। अगला मुतालबा यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और बलूचिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल पर फौरी तौर पर घिसी पट्टी ही सही मगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जाए ताकि कौमी सतह पर इन संगीन मामलात पर संजीदा, जामे और मौसर बहस के जरिए आइनी और सियासी हल तलाश किया जा सके। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा जी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के खिलाफ जारी गैर मुनसिफाना ट्रायल पर शदीद अफसोस और तशवीश का इज़हार करते हैं और ये जो बदला लेने का सिलसिला, सियासी इंतकाम का दायरा इनकी बहनों तक जो वसी किया गया है इमरान खान साहब की, ये नहायत संगीन है और इन चीज़ों को रोका जाए और अगर नताइज तल्ख बरामद हुए तो इसकी जिम्मेदारी मुतल्लिका रियासती इदारों और हुकूमत पर आयद होगी। तो ये जनाब उनके मुतालबात हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन हुकूमत का कोई किसी किस्म का मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में हालात को बेहतर करने का। क्योंकि अभी कश्मीर से जो खबर आई है, मैंने आपको एक दिन पहले, लगभग 2 दिन होने वाले हैं, मैंने आपको एक खबर दी थी कि कश्मीर में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। अगर तो इलेक्शन करवाने हैं तो उससे पहले इन्हें एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन कश्मीर में करना पड़ेगा और उस क्रैकडाउन के लिए मज़ीद फोर्सेस कश्मीर में दाखिल होंगी। और अब मेरी खबर 24-36 घंटे गुजरे हैं, खबर दुरुस्त साबित हो गई। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से एक डिमांड डाली गई है। हुकूमत ने क्या डालनी है, वहाँ के सेक्टर कमांडर की डिमांड होगी और हुकूमत बेचारी मजबूर है। वो जो राठौड़ साहब हैं वज़ीर आज़म वहाँ के, उनकी तो औकात कोई नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत से मांगे गए मजीद 4000 FC एहलकार और रेंजर्स के 7 विंग। रेंजर का एक विंग गालिबन 800 850 जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों पे होता है। तो ये लगभग 10,000 अफराद हैं जो मजीद मांगे गए हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से। तो एक तरफ वो कहते हैं वहाँ पे एहतजाज कोई नहीं हो रहा, एक तरफ कहते हैं कि वो लोग बहुत कमज़ोर हैं, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा। जहाँ पे आपने हज़ारों की तादाद में पहले ही वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जमा की हुई हैं, वहीं आप 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस और मंगवा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। क्या फ़र्क रह गया? भारत ने वहाँ पे अपनी फोर्सेस दाखिल की हुई हैं मकबूजा कश्मीर में, वो उन्हें मारते हैं, उनके मुतालबात ही नहीं सुनते, उनको उनके हकूक़ नहीं देते। यही काम आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, लोग अपने हकूक़ मांग रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी फोर्स वहाँ पे इसलिए तो नहीं भेजी जा रही को दहशतगर्दों से लड़ना है, ना ये फोर्स दहशतगर्दों से लड़ने जा रही है, ना ये फोर्स भारत के साथ लड़ने जा रही है। ये फोर्स तो लोगों का जो पुरअमन एहतजाज, जो वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, उस एहतजाज को कुचलने के लिए जा रही है। उसके अलावा और कुछ नहीं है इस फोर्स के जाने में। नाजरीन, मैं एक डाटा और आपके सामने रखता हूँ, ये जरा आप देखिएगा। देखिए ना, हर एक का अपना अपना काम होता है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत है, यानी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होती है ना फ़ौज के पास, कि जैसे ही सिविल इंतज़ामिया फ़ौज को कहती है कि जंग शुरू कर दो, वो जंग शुरू कर देते हैं। जब उन्हें कहते हैं फ़लाँ इलाके में जाओ ऑपरेशन करो, वो करते हैं। जब उन्हें कहते हैं हमें फ़लाँ जगह पे आपके बंदे चाहिए, वहाँ वो भिजवाते हैं। तो वो हुक्म के ग़ुलाम हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और उन्हें काम करना है उसके मुताबिक और अपनी तैयारियाँ रखनी है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की है, लेकिन हालात यहाँ पैदा हो गए हैं कि आलमी सतह पर लीडर हैं,
आलमी सतह पे जनाब मैं सालसी करवा रहा हूँ, फलां से मुलाकात, फलां से मुलाकात, ये तो चल रहा है काम और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। और देखें कामयाबी एक तरह की है भी, अमेरिका को किसी और ने ये फेस सेविंग लेकर नहीं देनी थी। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने भरोसा किया, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, फील्ड मार्शल ने इससे फ़ायदा उठाया और भला हुआ। लेकिन अभी फिर लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई कभी बंद होती है, कभी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान एक बड़ा कमज़ोर सालिस है, दोनों फरीकैन में से किसी को भी दबाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हम सूरत हाल ठीक कर सकते हैं ना। आज फील्ड मार्शल के आने के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अगर आप डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी हो। अफगानिस्तान हो, इराक हो, यमन हो, शाम हो, सोमालिया हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। हैरत हो रही है आपको? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो सामना आसिम मुनीर साहब के दौर में किया वो इससे पहले इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। बलूचिस्तान जल रहा है, कबायली इलाके जल रहे हैं और पूरा जोर इस बात पे है कि कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लें, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लें, यहाँ मादनियात पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हुकूमत बना लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कंट्रोल कर लें, कोई अवामी तहरीक खड़ी ना हो जाए, हम जाके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ जाएं, किसी तरह इसराइल को तस्लीम करने का कोई रास्ता निकल आए, इमरान खान को जो है वो इर्रेलिवेंट कर दें। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारा का सारा जोर है। अमेरिका को राज़ी कर दें कि किसी तरह हमारी जो हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी मिल जाए, और कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं है। तो जो असल काम है वो तो किया नहीं जा रहा। और दहशतगर्दी के आदादो शुमार आप देखें तो हालात क्या हो गए। मैं ज़रा कंपैरिजन भी आपके सामने रख देता हूँ ना। कई लोग कहते हैं जी दहशतगर्दी तो बहुत पुरानी चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कितने हुए। 2018 में 158 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 2019 में 137, 2020 में 178, 2021 में 226 और फिर उसके बाद ये तकरीबन मजमूई तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 699 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था। तो 699 इमरान खान का दौर। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक कितने लोग शहीद हुए ज़रा ये आप देख लें। सिक्योरिटी एहलकार जनाब जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में तो 380 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, और फिर उसके बाद 2023 में 520, फिर 2024 में 754, फिर 2025 में 664, फिर अब जनाब इस वक्त 3 सालों के अंदर जो मजमूई तौर पे 2317 से 2320 तक की तादाद बनती है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इससे 4 गुना कम थी दहशतगर्दी, या उससे भी ज़्यादा कम थी। ड्रोन हमले भी बंद थे, लोगों को मार्टर भी नहीं मारे जा रहे थे, जबरी गुमशुदगियां भी बंद हो गई थी। 400 जबरी तौर पे लापता अफराद अख्तर मेंगल साहब के हवाले किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाए थे। हालात को नॉर्मलाइज कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन का शौक चढ़ गया और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। डेटा मैंने आपके सामने रख दिया और पूरी दुनिया का डेटा ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है, मैं एज इट इज़ आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी, वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमरीकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या है, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी हैं
और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफ़ी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफ़ियों से मिल रहे थे, जो लोग वाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नज़र रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। अब भारत अमेरिकी सदर है, उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स वन पे वापस आएँ, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पर आप वापस ना आएँ, और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।